हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर थर्ड पार्ट। हम लोग थेरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट की कितनी थेरीज है, जिसमें से हम लोगों ने हेनरी फ्योल की थेरी स्टार्ट की थी कि हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जिसमें से ये 7 प्रिंसिपल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख कर आइए, ताकि आपको वो सातों प्रिंसिपल समझेंगे कि ये सातों प्रिंसिपल्स क्या है। आज हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेम्युनरेशन? रेम्युनरेशन इज नथिंग बट द पेमेंट विच इज गिवन फॉर योर वर्क। आपके काम के लिए दिया जाने वाला पैसा यानी रेम्युनरेशन। और रेम्युनरेशन का काम बोलता है, रेम्युनरेशन का प्रिंसिपल बोलता है कि आपको अगर आपके काम के सही दाम मिलेंगे। देखो ना, अगर किसी काम के लिए मैं आपको इतना सारा पैसा दूं तो आप तो वो काम खुशी खुशी करोगे ना, कि नहीं करोगे? कितना सारा पैसा है। तो वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन बोलता है कि सही काम का सही पैसा मिलना चाहिए, जैसा काम वैसा दाम। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन? जैसा काम वैसा दाम। देखिए क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन टू स्टाफ एंड एम्प्लॉय इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड। क्या बोल रहा है? अप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन। अगर आपको आपके काम का सही रेम्युनरेशन, सही सैलरी, सही वेजेस दिया जाए तो आप सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं, हमारा बॉस हमें हमारे काम का सही पैसा देता है। एज रिटेन फ्रॉम देम लॉन्ग स्पेम ऑफ टाइम, यानी आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो लंबे समय तक बना के रखेगा। मुझे बताओ ना, अगर एक संस्था के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपसे बहुत सारा काम करा के लिया जाए, इतना सारा काम और इतना सा पैसा दिया जाए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दोगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ निकल लोगे। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही हरकत है, इतना काम इतना दाम, कैसे चलेगा? आप उसको भी छोड़ दोगे। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में गए, बोले इतना काम और इतना ही दाम, तो ऐसे केस में आप उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक बैठोगे कि नहीं, ये संस्था अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी कंपनी में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि रेम्युनरेशन अच्छा है। द फेयर रेम्युनरेशन, फेयर का मतलब सही रेम्युनरेशन, सही यानी वाजबी। फेयर रेम्युनरेशन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। अगर आपको पेमेंट अच्छी मिलेंगी तो आप काम भी अच्छा करोगे। The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expert, knowledge, tuner, cost of living, market trend, profitability and organization. प्रॉफिट बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, ट्यूनर बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ये सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन के साथ काम करती है। स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हायरार्ची की बात करता है। हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक चेन रहनी चाहिए। एचओडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एचओडी, ये जो चेन रहती है, देखिए क्या बोला है, स्केलर चेन मींस द हायरार्चिकल ऑफ अथॉरिटीज फ्रॉम द टॉप टू लोअर लेवल. This help to ensure the order flow of information from community. Traditional organization used to form large scale scalar chain which is time consuming. For example, देखिए स्केलर चेन का मतलब क्या होता है। जनरल मैनेजर इन्फॉर्म देयर डिसीजन टू फंक्शनल मैनेजर। जनरल मैनेजर किसको बताएगा? फंक्शनल मैनेजर को। फंक्शनल मैनेजर विल पास टू देयर सुपेरियर। फंक्शनल मैनेजर अपने सुपेरियर को बताएगा, सुपेरियर अपने फोरमैन को बताएगा, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेवल अथॉरिटी, यानी ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी ए को बताएगा। तो इसे स्केलर चेन बोला जाता है। कुछ इस तरीके से समझिए इस बात को। ये देखिए, अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है और ये इंसान आपका एचओडी है, ये जो ए इंसान बैठा है ना, ये आपका एचओडी है। अगर आप सबसे लोअर वाली पोस्ट पे काम कर रहे हो तो आप अपने बॉस को यानी सी को बताओगे, सी अपने बॉस को यानी बी को बताएगा, बी अपने बॉस को ए को बताएगा। ए डिसीजन लेगा, ए डिसीजन लेने के बाद बी को बताएगा, बी डिसीजन सी को बताएगा और सी डी को बताएगा। यानी ऐसा समझो, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को प्रॉब्लम गई, उसने अपने फोरमैन को बताया कि सर मशीन खराब है। फोरमैन बोला ये डिसीजन लेने का अधिकार मेरा नहीं है। फोरमैन ने सुपरवाइजर को बताया, सर मशीन खराब हो गई। सुपरवाइजर क्या बोलेगा? ये डिसीजन मेरे हाथ का नहीं है। सुपरवाइजर किसको बताएगा? एचओडी को बताएगा। एचओडी बोलेगा मेरे भी अधिकारों के बाहर है, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता। सुपरवाइजर एचओडी सेक्रेटरी को बताएगा, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेगा, बोलेगा एक काम करो, नई मशीन खरीदो।
फिर ये डिसीजन नीचे पास होते आएगा। इसे स्केलर चेन बोला जाता है। ऐसा समझो ना कि अगर आपको प्रधानमंत्री से बात करनी है तो आप सीधा प्रधानमंत्री तक थोड़ी पहुंचोगे, आपको एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। उस चेन को फॉलो करने के बाद आप प्रधानमंत्री तक पहुंचोगे। तो ये उसी तरीके से है, ये स्केलर चेन। देखिए ये यहां दिया हुआ है कि जो ब्लू कलर में फॉलो हो रहा है ये स्केलर चेन है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। लेकिन इमरजेंसी के केस में गैंग प्लान यूज होता है, इसे गैंग प्लान बोला जाता है। जब डायरेक्ट बी ने ई से बात किया, डायरेक्ट सी ने एफ से बात किया, डी ने जी से बात किया, तो इसे गैंग प्लान बोला जाता है। गैंग प्लान का मतलब क्या होता है वो भी देखिए। समझो अगर कहीं पे आग लग गई, कंपनी के किसी डिपार्टमेंट में आग लगी, तो मुझे बता आप ये चैन फॉलो करोगे? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बोलेगा तभी आप डिसीजन लोगे। तो इमरजेंसी के केसेस में जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडी है वर्किंग ऑन अ सेम लेवल, जिसके देखो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है और ये वाला एक अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट में बी की और ई की पोस्ट एक जैसी है, दोनों मैनेजर है। सी और एफ की पोस्ट एक जैसी है, दोनों फोरमैन है। डी और जी की पोस्ट एक जैसी है, दोनों वर्कर है। तो ऐसे केस में, इमरजेंसी के केस में, ये ऊपर तक जाते ही नहीं, ये लोग यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये लोग बोलेंगे कि इतना समय नहीं है कि हम एचओडी तक जाए, ये सीधा आपस में डिसीजन लेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और जो डिसीजन इनको सही लगेगा ये वो डिसीजन ले लेंगे। इसे गैंग प्लान बोला जाता है। होप अब आपको स्केलर चेन और गैंग प्लान समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये वो ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर वाला नहीं। ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस। देखो यहां से रखिए, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। क्या बोल रहा है? ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस। हर चीज की अपनी एक जगह रहनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे रहनी चाहिए। मम्मी बोलती है ना, कपड़े अपनी जगह पे रखो, किताबें अपनी जगह पे रखो। तो हर चीज की एक जगह रहनी चाहिए और हर चीज उसी जगह पे रहनी चाहिए, बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्यों? क्योंकि कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट में चार लोग काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में कोई और, इवनिंग शिफ्ट में कोई और, नाइट शिफ्ट में कोई और। अब बताओ, मॉर्निंग शिफ्ट वाले ने ए फाइल इस डिपार्टमेंट से निकाल के इस फाइल में रख दी, इवनिंग वाले को मिलेंगी क्या? इवनिंग वाले ने ऊपर से फाइल निकाल के किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लॉकर में रख दी, नाइट शिफ्ट वाले को मिलेंगी क्या? कंपनी में दिक्कत जाएंगी। इसलिए क्या बोला? एक ऑर्डर बनाओ, जगह बनाओ, जहां की चीज वहां रखो, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ताकि जब जॉब का रोटेशन हो तो ऐसे केस में हर किसी को वो जगह अपनी प्लेस पे, सही जगह पे मिल सके। इक्विलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी क्या बोलता है? समानता का अधिकार। तू वर्कर है, तू गेट पे खड़ा वॉचमैन है, तेरे को कम महत्व दूंगा, तेरी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तू एचओडी है, आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, आपकी ज्यादा इज्जत होगी। ये होना नहीं चाहिए। हर किसी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी। देखिए, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबॉर्डिनेट। मैनेजमेंट ने हर किसी के साथ सही रहना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार, सही गलत, ये मेरा भाई है इसको ज्यादा महत्व दो, ये मेरा भाई नहीं है तो इसको कम महत्व दो, ये मेरा रिश्तेदार है इसको कम काम दो, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है उसको ज्यादा काम दो, इसका भी काम उसको दे दो। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये मेरा रिश्तेदार है इसको ज्यादा पगार दो, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है उसको कम पगार दो, ऐसा होना नहीं चाहिए। इक्विलिटी, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी समझो, ए और बी दोनों एक ही पोस्ट पे है, ए भी उसी पोस्ट पे है और बी भी उसी पोस्ट पे है, लेकिन ए मेरा रिश्तेदार है, मैं उसको ज्यादा पैसे दे रहा हूं, तो ये गलत है। दोनों एक ही पोस्ट पे है तो मुझे दोनों को एक जैसी ही सैलरी देनी चाहिए, एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी। देखिए, व्हाइल डिवीजन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, डिसीजन एंड मॉनिटरी टर्म्स, अधिकार देते समय, काम बांटते समय, पैसा देते समय, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉय।
किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। काम बांटते समय, पैसा देते समय, पगार देते समय, अधिकार देते समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। It is also suggested that remuneration should not depend on the department but at the level on which subordinate are working. आप रेम्यूनरेशन अपने हिसाब से अलग अलग नहीं देना चाहिए, जो जिस लेवल पे काम कर रहा है उसको उस लेवल की रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए। दिस the employee work on the same level but in different department should be paid same wages। यानी दो मैनेजर है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, एक दूसरे डिपार्टमेंट का, बट दोनों मैनेजर है तो दोनों को एक जैसी सैलरी, एक जैसी ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, समान अधिकार। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ट्यूनर, ट्यूनर का मतलब होता है पीरियड, कि आप कितने समय तक नौकरी। हम सबको पता है कि सरकारी नियम है कि आप 60 साल तक की नौकरी करोगे, 60 साल बाद आपका रिटायरमेंट होगा। 60 साल तक आपको आपका बॉस नौकरी से निकाल नहीं सकता। इसे बोला जाता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर। एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इंसान को नौकरी पे रखते समय द मैनेजमेंट शुड अश्योर हिम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर एंड जॉब सिक्योरिटी। उसको ये बोलकर निश्चिंत किया जाना चाहिए कि भैया तेरी नौकरी हम लोग नहीं लेंगे, ताकि वो पूरा ईमानदारी से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। मुझे बताइए, आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपको कोई गारंटी नहीं कि कब निकाल दिया जाए, तो आपका आधा ध्यान तो उस डर में रहेगा ना कि कोरोना का समय है, निकाल दिया तो। बट यदि आप स्टेबल हो, आपको पता है स्टेबल मतलब मेरे को 60 साल तक नौकरी पे से निकाला नहीं जाएगा, तो आप ईमानदारी से काम करोगे, आपका पूरा ध्यान काम पे रहेगा। It play very important role in creating sense of belongingness among the employee। समझो बात को, belongingness का मतलब क्या है। बोले चले तो रात तक वरना शाम तक, मतलब बोले मैं कौन सा परमानेंट एम्प्लॉय हूं, करेंगे नहीं तो नौकरी छोड़ देंगे। ऐसा केस रहेगा तो हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। बट ये सोचोगे कि नहीं मुझे मेरी पूरी लाइफ इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो एक बिलोंगलीनेस आएगा कि नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में सही काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी लाइफ निकालनी है। ये फीलिंग है, और ये फीलिंग कब आएंगी? जब स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर रहेगा तब। अमंग द एम्प्लॉय, इंश्योर्ड इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपको स्टेबिलिटी दोगे तो वो हमारे टर्नओवर को बढ़ाएगा, वो हमारे काम करने की कैपेबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। Principle of initiatives, initiatives refer to voluntary to do work in a innovative way। अब initiatives का मतलब क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हम हमारा काम और अच्छे तरीके से और नए नए तरीके से पहुंच सके। कोविड-19 के कारण अगर आप हम तक नहीं पहुंच सक रहे हो तो ये एक इनिशिएटिव्स है कि हम कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। तो वो बोल रहा है इनिशिएटिव्स रेफर टू वॉलंटरी ड्यूरिंग वर्क इन अ इनोवेटिव वे, कि आप अपना काम अपने हिसाब से करो, बस वो सही तरीके से होना चाहिए। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज ढूंढ के लाओ, नए नए आइडियाज पे काम करो, नए नए तरीके से काम करो, तो ये इनिशिएटिव्स है। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थ्रू डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे पोस्ट से लो लेवल वाला भी अगर आपको कोई नए सजेशन दे रहा है तो आपने वो सजेशन मानना चाहिए और उसको उतना इंपॉर्टेंट देना चाहिए। हर किसी के सजेशन और नए इनिशिएटिव्स को मान्य देना चाहिए। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द क्रॉप। ये लास्ट प्रिंसिपल है। स्प्लिट द क्रॉप का मतलब याद रखिए टीम वर्क। हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं कि टीम वर्क रखो, डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करो, वो अंग्रेजों वाला फॉर्मूला। स्टेबिलिटी रखो, स्टेबिलिटी का मतलब टीम वर्क, हम एक है, हम एक साथ काम करेंगे। हेनरी फ्योल हैज गिवन एम्फसाइज ऑन टीम वर्क। हेनरी फ्योल बोलता है एक साथ काम करो। स्प्लिट द क्रॉप मींस यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। Running any organization in group activity and human resources are valuable assets of the employee। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी का रहना जरूरी है और यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी और सब एक साथ काम करे तो वो काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स है। 14 के 14 प्रिंसिपल्स अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अप्लाई होंगे, डिपेंड ऑन द कंडीशन। हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में अलग नियम अप्लाई किया जाएगा, बट 14 के 14 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये 14 प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे, तो आप इसे देख लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिए, वो डाउट आपको क्लियर करके
दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।